अगर इन केस नहीं होती तो देखें हमें एक जो है हमारे मैनेजर्स को भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज ये है कि कोई भी जो है राइट ऑब्जेक्टिव्स में जो है कोई भी जो है कॉस्ट क्रिएट नहीं करे एंटिटीज या ग्रुप के लिए। जैसे ग्रुप में जैसे बुक में बताया गया है कि एक टोबैको इंडस्ट्री थी जो मोस्टली फोकस कर रही थी कि मार्केटिंग हम टीनेजर्स को करेंगे ताकि हमारी सेल इंक्रीज हो। लेकिन ये इस तरह से करने से हमारी सोसाइटी में भी एक इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ सकता है। तो ये कोई ऐसी चीज ना हो कि जो है सोसाइटी में या किसी एंटिटी के लिए भी कॉस्ट जो है क्रिएट कर सके। अ, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं। एक तो ये कि व्हाट इज द राइट ऑब्जेक्टिव, सही है ना। तो जैसे मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव एक कंपनी का ये हो सकता है कि फर्म वैल्यू, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म वैल्यू। तो अब ये जो राइट ऑब्जेक्टिव का जो क्राइटेरिया है वो इन्होंने बता दिया है कि भाई जो राइट ऑब्जेक्टिव होने के लिए जो है एक हैज़ टू बी अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब ये है कि उसके अंदर सब्जेक्टिविटी कम से कम हो, और इट हैज़ टू बी टाइम, इट इज़ टाइम, शुड बी टाइमली, और दूसरा ये कि वो दूसरे के लिए कोई कॉस्ट क्रिएट ना करे। तो ये फर्म वैल्यू जो है वो बेसिकली उस कहने का यानी उसको वो जो है यानी 100% राइट उस सेंस में अनएम्बिग्विटी है उस तरह से ना, लेकिन ये वो तो मुश्किल है कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव को ऐसा बनाना, लेकिन ये क्लोजर टू रियलिटी पॉसिबल है, सही ना। अब फॉर एग्जांपल, अब हमने शुरू में बात की कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द फर्म वैल्यू। तो फर्म वैल्यू की जो मैक्सिमाइजेशन होती है वो भी एक सब्जेक्टिव डिसीजन है। जैसे इससे पहले मैंने भी बात की कि भाई अगर एक ग्रोथ कंपनी है उसके अंदर जो है मतलब सब्जेक्टिव मींस कि वो किस तरह से मैक्सिमाइज कर, मैक्सिमाइजेशन तो कोई सब्जेक्टिव नहीं, लेकिन वो किस तरह से फर्म वैल्यू मैक्सिमाइज हो। तो जैसे मैंने अभी बात की कि जो ग्रोथ कंपनीज होती है उसकी जो वैल्यू है वो डिविडेंड ना दे के मैक्सिमाइज की जा सकती है, जबकि एक मिच्योर कंपनी है उसकी वैल्यू जो है वो डिविडेंड दे के मैक्सिमाइज की जा सकती है। तो अगर ग्रोथ कंपनी जो है वो अपने कैश पास ऑन करना शुरू कर दे, बेनिफिट देना शुरू कर दे, तो वो उसके लिए नेगेटिव होगा, जबकि मिच्योर कंपनी के लिए वो पॉजिटिव होगा। तो वो इटसेल्फ उसके अंदर जो किस तरह से मैक्सिमाइज की जाए उसके अंदर भी जो है एम्बिग्विटी होती है ग्रोथ वर्सेस उसके अंदर। तो फिर हम ये कहते हैं कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी वैल्यू, अगर हम उसको उसको थोड़ा और नैरो डाउन करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एनएम्बिगुअस हो जाता है, क्योंकि फर्म वैल्यू के अंदर जो है फर्म इटसेल्फ एक थोड़ा सा उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो थोड़ा सा और एनएम्बिगुअस हो जाता है और समझने में आसान हो जाता है। तो इक्विटी वैल्यू एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, और लेकिन वजारी बात है उसके अंदर भी जो है वो सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने उसमें ये कहा हुआ है कि जो आपकी जो आपके जो बॉन्ड्स होल्डर्स हैं, बैंक्स हैं या दूसरे लोग जो हैं वो रैशनल इन्वेस्ट करें। और उसके अंदर जो इक्विटी वैल्यू भी जो है ना वो इन्वेस्टर के अपनी वैल्यू जजमेंट पे डिपेंड करती है। तो हम हमारा जो बॉटम लाइन जो हम कहते हैं ना कि मार्केट वैल्यू जो है, इक्विटी वैल्यू या मार्केट वैल्यू, वो ही जो है सबसे बेहतर जजमेंट है। वो इसलिए हम कहते हैं होते हैं कि हम उसमें अजम्पशन ये कर रहे होते हैं मार्केट्स आर रैशनल एंड इफिशिएंट। तो अगर मार्केट रैशनल और इफिशिएंट होंगी तभी हम ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू सही होगी, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। समटाइम्स मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में खासतौर पे इन रैशनल भी बन जाती है, इन रैशनल एग्जुबरेंस भी शो कर रही होती हैं, समटाइम्स वो इनएफिशिएंट भी होती हैं, सही है। सो इस वजह से जो है ना लॉन्ग टर्म में मार्केट शायद ज़्यादा रैशनल हो लेकिन शॉर्ट टर्म में इनरैशनल भी हो सकती हैं, तो इस वजह से इसमें सब्जेक्टिविटी रहती है। तो ये बेसिकली इन्होंने बात की है कि जो स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन है इट इज़ मोस्ट ऑब्जर्वेबल है, इट्स नॉट 100% ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसके अंदर दूसरा इन्होंने कहा है कि इट रिफ्लेक्ट्स द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ डिसीजंस। तो क्योंकि अब शेयर प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म देखी जाती है, और ये जो है वो लॉजिकली साउंड है, क्योंकि इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि बेस्ट प्रोजेक्ट जो है ना जिसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जो है वो किया जाए तो हम वो पिक करेंगे। अब अगेन ये जो हमने जो जो हाइपोथेसिस बनाया है कि शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन इज द बेस्ट जो है, यानी कि वो जो है ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उसकी अजम्पशन भी है। तो उसमें जो कुछ अजम्पशन है उसमें ये भी लिखा है मैनेजर पुट्स साइड देयर ओन इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मैनेजर की अपना इंटरेस्ट भी होता है, सेल्फ इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट होता है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स।
तो मैनेजमेंट में, और मैंने जब पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रिवेल करता है। तो कहने का मकसद है मैनेजर पुट असाइड देयर ओन इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर्स, तो ये है। और नंबर टू इज लेंडर्स आर फुली प्रोटेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो समटाइम जब आप कंपनी जो है शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाती है, तो वो नॉर्मली जो रूट फॉलो करती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूट फॉलो करती है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का रूट जो है उसको फॉलो करने के लिए जो है वो उसमें रिस्क ज़्यादा लेती है। जब रिस्क ज़्यादा लेती है तो लेंडर्स जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो एक दूसरी अजम्पशन ये भी हम जो शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन कहते हैं कि लेंडर्स शुड प्रोटेक्ट, यानी कंपनी इतना रिस्क ना ले। या ये दूसरा लफ्ज़ में कह सकते हैं कि लेंडर्स के पास वो कोवेनेंट्स या वो गवर्निंग स्ट्रक्चर हो जिससे जो कंपनी को लेंडर अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकें और कंपनी वो रिस्क ना ले। तीसरा जो अजम्पशन है हम ये कहते हैं नो मिसलेड और लाई बाय मैनेजर्स, यानी कि मैनेजर्स जो अपनी आप डिस्क्लोजर करते हैं, जो आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करते हैं, नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करते हैं, उसके अंदर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं हो, क्योंकि जो है इन्वेस्टर अपना डिसीजन उन इन्फॉर्मेशन पे बेस करता है कि जो आपने पब्लिक की हुई है। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये बात है। और जो लास्ट स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन का जो अजम्पशन है वो है देयर आर नो सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एक चीज कोई चीज बाय करते हैं तो उसके बाय करने से दूसरी चीज के कॉस्ट और बेनिफिट पे इफेक्ट पड़ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह समझें कि अगर अगर आपने कोई जो है अगर आपने वही 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 बात है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो अगर किसी एक प्रोजेक्ट को लोगों ने बाय किया तो दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा उस तरह की इंडस्ट्री के अंदर फर्क पड़ेगा। तो अगर एक की वजह से दूसरी आ जाता है तो अगर अगर इस वजह से होता है तो होगा ये कि अगर दे आर सोशल बेनिफिट और कॉस्ट लिंक्ड है तो आपकी स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन कर रहे होंगे, लेकिन दूसरे के एक्शन से आपकी आउटकम्स में फर्क पड़ सकता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि क्योंकि हम आपके एनालिसिस सिर्फ कंपनी बेस कर रहे होते हैं, इसी वजह से हम ये अजम्पशन करते हैं कि इसकी सोशल कॉस्ट और बेनिफिट नहीं होगी। वरना ये होगा कि आप अपने हिसाब से एनालाइज करके आपने एक डिसीजन लिया, लेकिन दूसरे बंदे के डिसीजन से आपकी कैश फ्लोज पे फर्क पड़ जाता है। तो वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो पड़ सकता है वैसे। क्लियर है? यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई तो प्लीज। सर वहाँ बात करो जी सर, ये इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जो राइट ऑब्जेक्टिव होगा वो उसके अंदर एक तो क्लियर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ के अंदर टाइम मेजर ये शो करता है, और कॉस्ट टू अदर ग्रुप के ऊपर कोई कॉस्ट ना। सर जो चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बात स्टॉक प्राइस बात करते हैं, कहीं पर प्रेजेंटेशन में कहीं पे शेयर होल्डर्स वेल्थ की बात करते हैं, स्टॉक और शेयर होल्डर्स वेल्थ क्या इंटरचेंजेबल है? क्योंकि वहाँ पर कहीं पे वो कहते हैं कि ये शेयर स्टॉक प्राइस तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ेगी, लेकिन स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगी, आगे जाके स्लाइड्स में होगा। तो ये पॉसिबल हाँ, ये होता है? अच्छा सवाल है आपका। हाँ, ये हम नॉर्मली इसको इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। हम कहते हैं शेयर होल्डर्स वेल्थ का मतलब स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन, असल में ऐसा है नहीं। सही है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर वेल्थ का ताल्लुक जो है ना फंडामेंटल्स के स्ट्रांग होने से है, कि अगर फंडामेंटली शेयर स्टॉक प्राइस बेहतर हो जाए। स्टॉक प्राइस कभी बढ़ती है तो वो अनफंडामेंटली, यानी कि वो आप समझ लें कि आज बढ़ गई कल कम हो गई, तो वो जो है ना वो नॉन रैशनल होती है। तो हाँ, अगर तो स्टॉक प्राइस स्टॉक मार्केट रैशनली, जैसे मैंने पहले बताया ना ऊपर जैसे बात की थी, कि अगर इफिशिएंट और रैशनल हो मार्केट्स, तब जो अगर स्टॉक प्राइस बढ़ेगी तो उससे शेयर होल्डर्स वेल्थ पे इजाफा होगा। लेकिन अगर वो इनरैशनल होगी तो वो स्टॉक प्राइस जो है वो शेयर होल्डर्स वेल्थ पे नहीं, वो नहीं होगी। तो इसलिए क्योंकि हम नॉर्मली अज्यूम ये करते हैं कि स्टॉक प्राइस जो स्टॉक मार्केट्स है दे आर रैशनल, और अनरैशनल मीन्स के दे आर एफिशिएंट एंड रैशनल। सो इस वजह से हम ये कहते हैं कि नॉर्मली शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ रही होगी, लेकिन जारी बात है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। तो अगर दामोदरन तो कहता है कि ये भी जो है ये मार्केट में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, कम जो होता है कभी भी इरेशनल एक्सुबरेंस जो है ना मार्केट के अंदर होती है। जो बिहेवियरल फाइनेंस का जो पूरी जो फील्ड है वो एक्चुअली इसी पे बेस करती है। वो कहती यही है कि जो मार्केट जो है दे आर नॉट रैशनल, ये डिसीजन जो है दे आर नॉट मेड रैशनली। सही है ना? तो इसकी पूरी थ्योरीज हैं, प्रोस्पेक्ट थ्योरी है और दूसरी थ्योरीज है। जी आगे मूव करें सर? सही है? जी जी, वो आप सब क्लियर हुआ? कोई सवाल? हाँ क्लियर हो गया सर। चलें तो आगे चलते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि मैक्सिमाइजेशन प्राइस, जैसे हमने आवाज़ हल्की है सर।
हेलो जी, आप आ रही है आवाज सर? हेलो अभी भी हेलो जो इसका पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्स है ये है कि मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारी जो स्टॉक प्राइस है वो एक नैरो ऑब्जेक्टिव हो, और जो मिसाल फॉर एग्जांपल अगर ये मैक्सिमाइजेशन की तरफ हम स्टॉक प्राइस हो, ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो मीट कर सकते हैं। एम्प्लॉय और ऑफन स्टेक होल्डर्स इन मेनी फर्म्स हो सकते हैं। फर्म्स दैट मैक्सिमम स्टॉक प्राइस जनरली are profitable firms that can afford to treat employees well। और मैक्सिमम जो नहीं नहीं करती वो मोस्टली ये होता है कि बिजनेस उनके कीपिंग कस्टमर जो हैप्पी रहते हैं। और मैक्सिमाइजिंग जो स्टॉक प्राइस डज नॉट इम्प्लाई दैट कंपनी हैज टू बी सोशल आउटलॉ। तो मैक्सिमाइजेशन स्टॉक प्राइस का ये मतलब नहीं है कि वो जो है सोशल आउटलॉ की तरफ भी वो मतलब फोकस करे, जैसे हमने पिछले बोला कि कोई सोशल कॉस्ट क्रिएट नहीं करे। जी सर, आगे चले। हेलो हेलो जी। हेलो हाँ जी सॉरी मेरा माइक बंद था। तो हाँ मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस जो है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो है सोशली आउटलॉड हो। अगर कंपनी सोशल आउटलॉ होती है तो शेयर होल्डर प्राइस मैक्सिमाइज जरूरी नहीं है कि हो। सही है ना? क्योंकि मार्केट जो है वो सोशली फ्रेंडली होती है नॉर्मली। अच्छा, फिर ये कि इट डज नॉट मीन्स के कस्टमर्स आर क्रिटिकल टू सक्सेस इन मोस्ट बिजनेस। कीपिंग कस्टमर हैप्पी इज अ रूट टू शेयर होल्डर्स स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन। ठीक है ना? तो ये बात भी सही है कि कस्टमर्स को आप सर्व करेंगे तो आपकी स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइज होगी। वही ये सारी बात है कि जब आपके मार्केट एफिशिएंट होंगी, आपके ऑप्शंस मौजूद होंगे, कस्टमर्स को बायर्स मार्केट होगी, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है ना? और मैक्सिमाइजिंग स्टॉक प्राइस नॉट इनकम्पैटिबल ऑफ मीटिंग एम्प्लॉय नीड्स। तो इसकी वजह ये है कि बाहर तो यहाँ पे तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर जो है कंपनीज बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होती हैं, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो जनरली जो है शेयर होल्डर्स भी होते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है उसका इफेक्ट एम्प्लॉयज़ को भी मिल रहा होता है। ठीक है ना? और दूसरा ये कि इन्होंने जनरली जो है ये देखा गया है कि हाँ, जो कंपनीज एम्प्लॉयज़ को अच्छा ट्रीट करती है तो वो कंपनीज की वैल्यू भी बढ़ती है। चलें नेक्स्ट चलें। सर हमने लास्ट में ये डिस्कस किया रेशनल और इरेशनल की। तो सर ये तो सारे रेशनल ही डिसीजंस हैं ना कि आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, आपकी जो है सोशल मतलब CSR एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपकी कंपनी के स्टॉक प्राइस के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं ना हम। तो सर जो हम पाकिस्तान के केस के अंदर देख रहे होते हैं, इवन जब हम इंटरलूप को डील कर रहे होते हैं तो सर उसकी तो स्टॉक की प्राइस ऊपर या नीचे इन फैक्टर्स से नहीं हो रही होती। इवन उसको मार्केट के ऊपर भी इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। स्टॉक अगर गिरता है तो कभी कभी हम देखते हैं इंटरलूप अपना स्टेबल प्राइस पर ही रह रहा होता है, और अगर तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तब भी वो अपनी स्टेबल प्राइस पर ही होता है, अपनी मार्केट जो उसकी पार वैल्यू है। मतलब बहुत कम वेरिएशन आती है। अगर बहुत ज़्यादा भी स्टॉक मार्केट 500 से 1000 पॉइंट से भी क्रैश हुआ तो कभी कभी उसको फ़र्क पड़ता ही नहीं है, और कभी अगर पड़ भी जाता है तो उसकी प्राइस के अंदर पर शेयर की मैक्सिमम जो है ना ₹1 से ₹1.5 तक का फ़र्क आता है। सही है, सही। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ये बात ने यहाँ पे जो है ना, ये चीज़ हम ये नहीं कह रहे कि जो है आपका जो बेंचमार्क है वो मार्केट होना चाहिए, नंबर वन। ये तो आपने देखें कि जो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो मार्केट पे डिपेंड नहीं करती। सही है ना? तो ये कोई बेंचमार्क नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी इंटरलूप की जो मार्केट प्राइस है ना, उसके अंदर अगर हम ये कहते हैं कि वो फेयरली प्राइस है, तो उसके अंदर ये सारी अजम्पशन मौजूद होती हैं। ठीक है ना? किसी की प्राइस अगर यानी कि अगर स्टॉक प्राइस बेहतर होती है तो उसका मतलब यही है कि अगर वो इंटरलूप की इटसेल्फ अगर प्राइस बढ़ जाए किसी वजह से और इनरेशनली बढ़ जाए, तो वो उस अजम्पशन को वायलेट कर रही होगी, चाहे मार्केट कहीं भी हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई अच्छी न्यूज़ आई इंटरलूप के बारे में कोई मार्केट के अंदर, और एकदम से लोगों ने जो है बाई शुरू कर दिया इनरेशनली उस न्यूज़ पे भरोसा किए बगैर, तो क्या होगा कि वो वापस बबल होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। तो उसके बढ़ने से जो है इंटरलूप के शेयर में कोई खास फायदा नहीं, शेयर होल्डर की वेल्थ नहीं बढ़ेगी उस शेयर प्राइस बढ़ने में। मतलब कहने का मकसद ये है कि कंपेयर आप वो मार्केट से नहीं करें। वो मार्केट से तो किसी की कोरिलेशन नेगेटिव भी होती है, किसी की नहीं भी होती, किसी की ज्यादा कोरिलेट करते हैं। तो ये इससे कोई सर जज सिर्फ नहीं है कि डेली मार्केट कहाँ जा रही है। जी इससे सिर्फ डेली ट्रेडर्स को फ़ायदा होता है। जिस तरह कल गुल अहमद वालों ने जो है अपनी इंफॉर्मेशन दी थी कि हमें जो है
मैक्सिमम प्रॉफिट हमने जनरेट किए हैं हाँ 2022 के अंदर। तो इससे सिर्फ डेली ट्रेडर्स को ही बेनिफिट है, वो जो डेली ट्रेड कर रहे होते हैं, सुबह खरीदते हैं शाम को बेच देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डेली ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड कंपनीज में कर रहे होते हैं, तो वो बहुत अरसे तक जो है ना उनको पता होता है कंपनी की हिस्टोरिकल पोजीशन क्या है। तो वो सिर्फ मार्केट नहीं देखते, मार्केट का जरूर ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ये जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना, ये मिथ है कि लोग समझते हैं कि अगर मार्केट बढ़ रही है 500 पॉइंट बढ़ गई है तो आपकी कंपनी में भी 500 पॉइंट का इजाफा हो गया होगा या उतने परसेंटेज से बढ़ गया होगा। ऐसा नहीं होता है। कंपनीज एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है ना। आप बहुत सारी कंपनीज को देखें जो मार्केट गिर रही है उनकी प्राइस बढ़ रही है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सारी कंपनी मार्केट के साथ चलेंगी। तो ये तो एक मिथ है ये, ठीक है ना। इसका कोई रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, सही है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि कंपनी हो या मार्केट हो, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कभी कभी इनरेशनल भी हो जाती है, सही है ना। ये बात है। और समटाइम जो है ये मैनिपुलेट भी होती है, ये मैनिपुलेट भी हो जाती है, और लोग जो है इसी इनरेशनैलिटी की वजह से मैनिपुलेशन भी करते हैं, सही है ना। एक मशहूर मशहूर वाक़या है, जब नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस से निकला तो ब्रिटिश यूके के अंदर जो है ना वो खबर चलाई गई कि वो उसने जो है ना ब्रिटिश पे हमला कर दिया है। तो जब हमला हुआ तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। जब क्रैश कर गई तो जो है वो जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने वहां से शेयर बाय कर लिए, और उसके बाद जब न्यूज़ आई कि ये गलत खबर है तो वापस उठ गई मार्केट। तो समटाइम्स जो है इनरेशनली बिहेव करती हैं, ठीक है ना। ये तो खैर आपको रेगुलरली नजर आ रहा होता हो। चलें आगे चलें, कोई सवाल। जी आगे चलें प्लीज। करो कंटिन्यू करो। आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है पर। आप करो, सही। कंटिन्यू करो। तो ट्रेडिशनली जो कॉर्पोरेट फाइनेंस, पर फिर आवाज हल्की आ रही है। अब सही। हेलो, नहीं अभी भी हल्की है, मतलब करीब करे माइक। अब सही है। हाँ आप सही है। अच्छा, जो ट्रेडिशनली जो फोकस होता था, जो मैक्सिमाइजिंग स्टॉक जो कॉर्पोरेट फाइनेंस का, वो ये होता था कि स्टॉक प्राइस इजीली जो ऑब्जर्वेबल होती थी, कॉन्स्टेंटली अपडेट होती थी, अनलाइक अदर मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो वो और दूसरा ये कि इन्वेस्टर रेशनल होते थे काफी, और उनको एक जो है स्टॉक प्राइसेस रिफ्लेक्ट होती थी। और बाकी ये कि जो ऑब्जेक्टिव होते थे स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस प्रोवाइड सम एलिगेंट थ्योरी ऑन के एलोकेटिंग रिसोर्सेज को मतलब कि क्या है, वो हमें एक्सेप्ट करने हैं या रिजेक्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस है, और उसके बेसिस पे हमें फाइनेंस करना है कि नहीं करना, और ये हमें कितना डिविडेंड जो पे करेंगे, जो बेसिकली जो कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो प्रिंसिपल्स में भी हमने बताया था कि ये 3 मेजर्स होते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी आपके पास, के इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो ये मतलब स्लाइड में है। अच्छा जरा देखें फरूक, आप जरा इसको थोड़ा सा पढ़ा करें, रिसर्च अच्छी करें। उन्होंने अच्छे प्रेजेंट किया था, तो इसको थोड़ा इन डेप्थ बताया करें। बस फॉर एग्जांपल ये लिखा है कि व्हाई ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट फाइनेंस थ्योरी फोकस ऑन स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन, सही है ना। तो हमने ये बात की है स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो इजीली ऑब्जर्वेबल है, कॉन्स्टेंटली अपडेटेड है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और इफ इन्वेस्टर्स आर रैशनल, जो मैंने बताया, स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट द विजडम ऑफ द डिसीजन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंस्टेंटेनियसली। तो हमने एक अजम्पशन ये की थी कि रैशनैलिटी है उसमें। और ऑब्जेक्टिव जो है द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन जो है ना वो रिसोर्स एलोकेशन को भी दुरुस्त करता है, क्योंकि वो आपके रिसोर्सेज ऐसी जगह यूज़ होंगे जिससे आपकी सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसकी वजह से स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइज होगी। और फाइनेंसिंग को भी दुरुस्त करता है कि आपके फाइनेंसिंग मिक्स ऐसा बनेगा जिससे आप डेट कम हो या ज़्यादा हो या इस तरह से। और डिविडेंड पॉलिसी, तो ये सारी जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव अगर ये होगा तो ये आपके ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा दूसरा एक एक नॉर्मली चीज़ आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या एक होना चाहिए, क्या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, सही है ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं उसका जो बेंचमार्क होता है कि जो आपने काम किया है अच्छा या बुरा है। सक्सेस क्या होती है, सक्सेस या कामयाबी जो है ये वो होती है कि जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया हो तो उसको सक्सेस
कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर कुछ और है, आपने कुछ और कर लिया, तो वो सक्सेस नहीं कहलाएगी। तो इसलिए जो है ना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो वो जो है आपकी हर बंदे की जो सक्सेस है, यानी उसकी वो कितना बेनिफिट, उसने कितना प्रोडक्टिव काम किया, वो क्लियर हो जाती है। तो अब ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव अगर जो है आपका फजी होगा तो वो मेजरमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है ना, कि आप कैसे मेजर करेंगे, कैसे उसको मेजर, कैसे हम बताएंगे कि आपने सक्सेस किया है, कि अगर ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना ये जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो दैट हैज टू हैव अ वेरी यानी दे हैज टू बी अ बॉटम लाइन। हम ये कहते हैं ना कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बट दे डू हैव अ सिंगल बॉटम लाइन जिससे सारे निकलते हैं, तो वो है शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन। कोई और ऑब्जेक्टिव होगा उससे क्लैश करेगा तो वो बॉटम लाइन ही प्रेफर रहेगी, जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। सही है ना। तो तो ये दूसरे वाली बात थी। जी, कोई सवाल? तो मैं कह रहा दूसरे ऑब्जेक्टिव सारे इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव होते हैं, और वो हाँ ऑब्जेक्टिव बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव से मैक्सिमाइजिंग स्टॉक होल्डर्स वेल्थ से अगर हाँ साइड करते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव सही नहीं है। जैसे हाँ मार्केट शेयर बिल्कुल। इंक्रीज कर रहे हैं आप, एग्जाम्पल इन्होंने बुक में बताई थी कि जैपनीज ने हाँ मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए प्राइस लो करी, अमेरिकन ने भी ये करनी शुरू करी। वो दूसरी तरह मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहे थे, अमेरिकन ने प्राइस लो करके करा, अल्टीमेटली हम्म, प्रॉफिटेबिलिटी और वो सही। फर्म्स जो है डिफॉल्ट कर गई सारी कंपनियां। हाँ सर ये सही है। वही, ये वाली स्लाइड वही है जो हमने शुरू में 4 स्लाइड पे बात की थी कि मोस्ट ऑब्जर्वेबल रिफ्लेक्ट लॉन्ग टर्म वैसे ही। डिसीजन, और उसका जो सेकंड पार्ट था ना मैक्सिमम स्टॉक प्राइस का, एंड बेस्ट वे टू पिक द प्रोजेक्ट। हमारे पास एक हाँ क्राइटेरिया रहता है कि भाई ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है या ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पहला पॉइंट में तो हाँ हम वही कर रहे हैं, और दूसरे में ये है, तीसरे में हमने एक्सेप्टेबल का बात कर रहे हैं। हाउ टू फाइनेंस दिस इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड क्या होगा पॉलिसी हमारी, पूरी स्लाइड में यही हाँ। एक्सप्लेन। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल, मैं उसमें इनकी कोड भी पढ़ लेता हूँ। टू दोज हु वुड लाइक टू हैव इट ऑल, दैट इज दे टेक डिफरेंट फॉर्म्स बट दे टॉक अबाउट शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेल और बैलेंस स्कोर कार्ड और रनिंग अ ग्रेट कंपनी, इट नेवर वर्क्स। दैट मीन्स कि जो वो बैलेंस स्कोर कार्ड पे बिलीव करते हैं, यानी कि सोशल भी हो, इन्वायरमेंटल भी हो, और ये सब भी हो, यानी तमाम चीज़ों को साथ साथ लेके चलेंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? कि जब आपके दो तीन ऑब्जेक्टिव साइड बाय साइड हों और वो एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, तो वो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। यू कैन कंफ्यूजन। नॉट बी ऑल थिंग्स टू ऑल, यू कैन नॉट बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, कीपिंग एवरीवन हैप्पी लीव्स नो वन हैप्पी। सही है ना। तो यू नीड अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज हाउ डू यू चूज बिटवीन कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो आपके कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसमें से कैसे चूज करेंगे, तो वो हम इसलिए हमें बॉटम लाइन पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यू कैन नॉट मिक्स अप एंड्स मीन्स विद एंड, यू यानी कि सम ऑब्जेक्टिव्स आर मीन्स टू अचीव अ बॉटम लाइन, ठीक है ना। तो अगर आपका बॉटम लाइन अचीव नहीं हो रहा तो वो ऑब्जेक्टिव आपका सही नहीं है। सो यू वांट सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड, एग्जांपल बताइए, यू वांट सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज एंड हैप्पी कस्टमर्स बट ओनली एज अ मीन्स टू एन एंड, मेकिंग मनी ऑफ देम। ये ठीक है ना। अगर वो कस्टमर्स आप हैप्पी कर रहे हैं तो इसलिए से कर रहे हैं कि उससे आपको फायदा होगा। अगर कस्टमर देखिए, सबसे ज्यादा हैप्पी कब होंगे कस्टमर? जब आप कोई चीज फ्री में भेज दें। हाँ हाँ, सही वो नहीं कर सकते, प्रॉफिट है नहीं ना। आएगा। इससे ज्यादा तो हैप्पी नहीं होंगे ना। हाँ आप सही। एप्पल के आईफोन जो है तो सबको फ्री में बांट दें। प्रिय आप बात। कहें कि भाई हम जो है ना जितने भी हमारे जो शैम्पू वाले हैं उसके साथ एप्पल का आईफोन भी देंगे, हाँ, हैं? सही। तो ये तो मजा आ जाएगा। इससे ज्यादा बताया मुझे, इससे ज्यादा खुश कौन होगा कस्टमर्स, हैं? सर तो ये कहने का तो कहने का मतलब ये कोई कंपनी करती नहीं है ना। क्यों करी क्यों सर। नहीं करती? कि जो है वो जो है आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है, बॉटम। जारी बात है, आपका बॉटम लाइन तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना आपका बॉटम लाइन तो एक ही होता है बेसिकली, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इस तरह से और है कि इट गिव्स पुअर परफॉर्मिंग मैनेजर एन एक्सक्यूज फॉर नॉट परफॉर्मिंग बिकॉज दे कैन ऑलवेज पास द बक। कोई मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो किसी ने कहा कि मैं इस ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहा था तो इसलिए ये हो गया, किसी ने कहा ये ऑब्जेक्टिव, तो आप कोई यही कोई मैं यार्ड कह, स्टिक नहीं होती ना। हाँ तो यही बिल्कुल। यही कहने वाला था सर, मल्टीपल रखेंगे ना तो कभी भी एक हम्म, एक में एक्सेप्ट होगा, एक में एक एक्सेप्ट होगा, वो क्राइटेरिया आपका एक होना चाहिए। तो बिल्कुल वो ऐसे ही है। कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ में एक्सेप्ट होंगे, कुछ प्रोजेक्ट कुछ में एक्सेप्ट होंगे। अल्टीमेटली जो है ना वो आप कंफ्यूज ही रहोगे कि किसको कंफ्यूज। आपको। ठीक है। ठीक है, चलें फिर आगे चलें, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं।
फरुख क्या है भाई? हेलो फरुख, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। फरुख हेलो हाँ हेलो। भाई सर, अब आवाज़ आई, आपके माइक बंद था शायद। ये जो हम अगर देख सकते हैं तो इस ग्राफ का जो जो मुझे समझ में आया कि तीन जो है ये कॉस्टलेस सिनेरियो है किसी भी फर्म की मैक्सिमाइजेशन में और दूसरा ये कि सोसाइटी को बेटर ऑफ करने में तो ये है प्रोसेस है एक कि अगर हम देख सकते हैं कि हायर एंड फायर मैनेजर्स लाइक बोर्ड एंड एनुअल मीटिंग्स हो और यही मैक्सिमाइज स्टॉक होल्डर वेल्थ कर सकते हैं कॉस्टलेस एक अप्रोच है और लैंड मनी हो और इसी तरह से जब लैंड मनी होगी तो लाजमी बात है प्रोटेक्ट होगा बॉन्ड होल्डर का इंटरेस्ट वगैरह भी और रिवील इंफॉर्मेशन जो है वो भी ऑनेस्टली हम ऑन टाइम जो है मैनेजर्स की तरफ से जो है स्टेक होल्डर्स को दी जाए ताकि मार्केट की पोजीशन क्या है मार्केट भी एफिशिएंट और उसके एसेट्स जो है अफेक्टेड ऑन वैल्यू हो। ठीक है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन हम्म, किसी भी क्लासिक मतलब आइडियल सिचुएशन किसी भी स्टेक होल्डर के लिए। ठीक है। बस एक इसमें इसमें बस बॉटम लाइन जो बता देता हूँ कि इसमें लिखा है कि द नोट दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डन राइट इज नॉट अबाउट expropriating or transferring wealth from other groups, bond holders or other stockholders or society। इसका मतलब ये है कि समटाइम्स आप ये कहते हैं कि हमने जो है ना वेल्थ को ट्रांसफर कर दिया तो हमने अपनी वैल्यू मैक्सिमाइज कर दी। ऐसा होता नहीं है, बट अबाउट मेकिंग द फर्म मोर प्रोडक्टिव एंड वैल्यूएबल। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाई मैंने दूसरी कंपनी का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया तो मेरी वैल्यू मैक्सिमाइज हो गई। ये लॉन्ग टर्म में ऐसा चलता नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल आप साहब ने बताई थी जापानीज और अमेरिकन उसकी। तो तो जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होती है वो कब होती है कि जब जब फर्म ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और वैल्यूएबल हो। in this utopian world, the only way to increase value is to go out and take good investments. In the process you contribute positively to the overall economy। यूटोपियन इसलिए कहा है कि ये जो हम जो बात कर रहे हैं एक यूटोपियन सिनेरियो की बात कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में समटाइम्स ऐसा नहीं होता, लेकिन हम ये बात करते हैं कि अगर अगर दुनिया इस यूटोपियन लेवल पर हो तो उस वक्त जो है सिर्फ आप गुड इन्वेस्टमेंट से ही वैल्यू मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, समटाइम्स वैल्यू मैक्सिमाइज भी हो जाती है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू की बात करते हैं तो वो नहीं होगी। और वक्त के साथ साथ जो है जैसे दुनिया इफिशिएंट और उस पर जा रही है, सोशली फ्रेंडली पे जा रही है, तो अब वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का तरीका यही है कि न्यू एवेन्यूज, न्यू इन्वेस्टमेंट, मोर प्रोडक्टिवनेस हो और लॉन्ग टर्म में ऐसे ही वैल्यू मैक्सिमाइज होती है। चलें आगे चलें, कोई सवाल वगैरह तो नहीं है? चलें। What can go wrong? व्हाट फरुख कैन गो रॉन्ग, जी बताएं। जी हाँ फरुख चले। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। फरुख ये आ गई नेक्स्ट हेलो स्लाइड। What? हाँ फरुख ये नेक्स्ट ही है, What can go wrong? नहीं अब सॉरी नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो अच्छा नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही बाप साहब। What can go wrong नहीं आ रहा ऊपर? नहीं आ रहा व्हाट नहीं कैन हो गो रही है, रॉन्ग वाला शो नहीं तो आ हो रही है। ये आ रही है स्लाइड यहाँ पिछली तो आ वाली रही है, नहीं हमें नहीं तो शो हो रही है। बस शो हमारे नहीं हो रही स्लाइड का वो क्या है स्लाइड नंबर 7 8 8 नहीं 8 मेरे पास शो नहीं हो रही। आप पीडीएफ से खोल लो, उससे खोलो चले क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। यानी इसमें जो सिनेरियो बताया है उसमें जो है कुछ क्या क्या हो सकता है जो आप इस शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के प्रिंसिपल से हट सकते हैं आप। तो उसमें ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डर्स हैव लिटिल और नो कंट्रोल ओवर मैनेजर्स, मैनेजर कॉन्सिक्वेंटली पुट ऑफ देयर इंटरेस्ट अबव स्टॉक होल्डर्स इंटरेस्ट। जब देयर इज अ क्लैश होता है तो हमने बताया था ना शेयर होल्डर इंटरेस्ट प्रिवेल करता है। समटाइम्स अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्टिव से हट सकती है फर्म।
दूसरा है कि बॉन्ड होल्डर्स हु आर नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फाइंड शेयर होल्डर अप्रोप्रिएटिंग देयर वेल्थ। शेयर होल्डर्स अगर बॉन्ड होल्डर अपने कोवेनेंट्स और ऐसे वो नहीं रखेंगे उसके अंदर, बॉन्ड होल्डर अपनी इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते अपने रिस्क को मिटिगेट करने की, तो क्या होता है शेयर होल्डर्स ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जो ज़्यादा रिस्की हो, तो जिसकी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस मैक्सिमाइजेशन यानी कि जो शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन खुद सेक्रीफाइस होगी। यानी कि शेयर होल्डर्स की अपनी वेल्थ के अंदर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए बॉन्ड होल्डर का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि बॉन्ड के कोवेनेंट्स ब्रेक ना हो, ताकि आप कम रिस्की जगहों पे इन्वेस्ट करें। तो जो शेयर होल्डर्स है वो शॉर्ट टर्म देखता है, प्रॉफिट को देखता है, लेकिन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म जो है ना वो रिस्क जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से तीसरा एक अजम्पशन ये है कि इंफॉर्मेशन ये भी गलत भी हो सकता है, यानी कि व्हाट कैन गो रॉन्ग में information conveyed to market is noisy, biased and sometimes misleading। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी दी थी, market do not do a very good job assimilating this information and market price changes have little to do with the true value। ये भी हमने अभी डिस्कस किया, तो ये भी हो सकता है। और firm in the process of maximizing shareholders wealth create large social cost। जब मार्केट बायस्ड होती है, जब मार्केट जो है वो इनरेशनल हो जाती है, और जब मार्केट जो है वो ट्रू वैल्यू पे नहीं होती, तो क्या होता है कि फर्म्स जो हैं और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल से वो डिस्ट्रैक्ट होती है, तो फर्म जो है वो ऐसे चीज़ों से भी शेयर प्राइस मैक्सिमाइज कर सकते हैं जहाँ पे सोशल कॉस्ट ज़्यादा हो वर्सेस सोशल। फॉर एग्जांपल सिगरेट कंपनीज हैं। अब सिगरेट जो है उसकी एक सोशल कॉस्ट है। अब जो सिगरेट बनाने वाली कंपनीज होंगी, तो वो जो है अगर लोग ज़्यादा सिगरेट पियेंगे तो दैट मीन्स के जो सोशली यानी कंपनीज को फ़ायदा, यानी कंपनीज को तो फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन कंपनीज जब बढ़ेगी तो उससे सोशल कॉस्ट बढ़ेगी और ओवरऑल जो है लोगों की ज़ाहिर बात है हेल्थ और दूसरे उसमें इफेक्ट होगा। तो लेकिन अगर हम ये कहते हैं मार्केट परफेक्ट है और मार्केट जो है जो कंज्यूमर रैशनल है, तो वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जिससे उनको फायदा हो, तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे जिसमें जैसे सिगरेट्स हो गए दूसरे, तो उसकी सोशल कॉस्ट क्रिएट नहीं होगी। तो जब तक मार्केट इनरेशनल होती है और इम्परफेक्ट होती है, तो वो कंपनीज को समटाइम्स जो है वो सोशल कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट पे भी इन्वेस्ट करने देती है। सो दैट कुड गो रॉन्ग। ठीक है, कोई सवाल? तो इसमें सोशल कॉस्ट में जी वो चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे कोई वेपन इंडस्ट्री चल रही है, तो वो हाँ भी तरह से जो होते हैं, अमेरिका के अंदर बहुत आजकल मसला आ गया कि वो हाँ जो शॉर्ट से काफ़ी यंग जनरेशन स्कूल्स हाँ, के क्योंकि अमेरिका में तो वेपन्स आप रख सकते हैं ना, उसकी कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो उसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करती है कि वो एंटी यूएस गन, इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड ना। इवन उनकी तो अपनी सब पॉपुलेशन के लिए बड़ा खतरनाक है। हाँ वो बिल्कुल। एंटी गन लॉ पास नहीं करने दे रहे वो लोगों को, क्योंकि हाँ, तो यूएस की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो भी वेपन्स है वैसे, बाय द वे। वो भी हाँ, तो बाहर भी और इंटरनली भी, और उनके हाँ बहुत बिल्कुल। अटैक्स हो जाती हैं स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। हाँ, तो हाँ, अगर अगर जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट सिस्टम के अंदर इनसिक्योरिटी होगी तो लोग वेपन ज़्यादा खरीदेंगे, तो उससे जो है सोशल कॉस्ट बढ़ सकती है। लेकिन मार्केट में अनसर्टेनिटी नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा, तो ज़रिए बता लोगों को वेपन्स की ज़रूरत नहीं है, तो लोग वेपन्स नहीं खरीदेंगे, तो ऐसी कंपनीज थ्राइव नहीं होंगी जिनसे सोशल कॉस्ट बढ़ सकती है। समझ रहे हैं? तो दिस कैन गो रॉन्ग। ठीक है आगे मूव करें सर। सर जी सवाल है जी पर सर, ये है कि ऐसा क्या रॉन्ग जाता है जिसकी वजह से कंपनी जो है ले ऑफ ऑपरेशन करती है, मोस्टली जो एफडीआई आजकल कर रही है, मतलब देखें। इस क्या मतलब हाँ, देखें, इसको आप ये चीज़ समझें कि जब जब आपके इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा होता है, तो कुछ बिजनेस जो है ना वो फ्लरिश करते हैं और कुछ बिजनेस फेल होते हैं। आप इस तरह समझें कि जब आप अपना जो जहाज, जो पानी का जहाज है, उसका अगर आप उसको उसका जो वो टर्न करते हैं व्हील, जब उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ वेव्स आपके एक साइड पर टकराती हैं और दूसरी साइड में रिलैक्स होती है। तो इसी तरह से जो बिजनेस में जब आपकी इकोनॉमी अपना स्ट्रक्चर को चेंज कर रही होती है, या नई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है, तो कुछ बिजनेसेस फेल होते हैं और नए बिजनेस इमर्ज होते हैं। तो जो बिजनेस फेल हो रहे होते हैं, या जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करते नए ट्रेंड के साथ, तो वो उसके अंदर ले ऑफ्स हो जाते हैं। सही है ना?
तो ले ऑफ्स का मतलब क्या होता है? ले ऑफ का मतलब एक पॉजिटिव सेंस में ये लिया जाता है कि जो बंदे ले ऑफ हों वो अपने स्किल्स को अपडेट करें और ऐसे स्किल्स हासिल करें जिस जो आजकल बिजनेस में रिक्वायर्ड है। तो जब तक वो बंदा ले ऑफ नहीं होगा वो अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। जितनी जल्दी ये स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है उतनी जल्दी आप नए इक्विलिब्रियम पे जल्दी आ जाते हैं। तो जैसे आप देखें ना, यूएस वगैरह के अंदर जो है ना जॉब्स बड़ी फ्लेक्सिबल है, मतलब वहाँ बहुत जल्दी ले ऑफ्स भी हो सकते हैं। यानी कि आप बड़े से बड़े जॉब पर भी हो, आपको नहीं पता कल आप टर्मिनेट ना हो जाए। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है कि एवरीबडी इज वर्किंग फॉर देयर अपडेशन ऑफ देयर स्किल्स, तो वो ज़्यादा कंपेटिटिव बन जाते हैं। तो बेसिकली वो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंपनीज ले ऑफ हो रही होती हैं वो इस वजह से हो रही होती हैं कि फॉर एग्जांपल आप आजकल के हालात में देखें ना कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो 8-10 साल से जो है इंपोर्ट बेस्ड थी। आपको जो है ना हर चीज़ इंपोर्टेड मिलती थी। आपने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दिए थे, लोग इंपोर्ट कर रहे होते थे। बड़े से बड़ी सोफिस्टिकेटेड चीज़ भी जो है ना आप एक कमरे का ऑफिस खोल के आप वो प्रोड्यूस कर यानी मंगवा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब इंपोर्ट बंद हुई तो जो इतनी बड़ा जो इंडस्ट्री बन गई थी और जो ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके रॉ मटेरियल इंपोर्टेड आइटम्स पे था और वहाँ पे हज़ारों लोग काम करते थे, तो जारी बात है वो क्या हुआ कि इकोनॉमी ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। तो अब ऐसे चीज़ें जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे बेस करती थी वो जो है वो महंगी होती गई और वो बंद होने लगी। अब साथ साथ क्या होगा, साथ साथ ये होगा कि इंडिजिनाइजेशन की तरफ लोग जाएंगे। लोग कहेंगे कि भाई इंपोर्टेड से बेहतर है आप लोकली प्रोड्यूस चीज़ खरीदें। एक तो सप्लाई चेन का अलग मसला है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग बढ़ गई है, पोर्ट की हैंडलिंग कॉस्ट अलग बढ़ गई है फ्रेट की, और टाइम लैग्स बिल्कुल ही अनस्टिमेट हो चुके हैं। और फिर ये कि डॉलर का अलग मसला है। तो कहने का मतलब सारी आर्गुमेंट करिए पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक ट्रेंड दोबारा आ रहा है कि आप वापस अपनी प्रोडक्शन शुरू करें लोकली प्रोड्यूस। तो अब बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो लोकल प्रोड्यूस कर रही होंगी, वो थ्राइव कर रही होंगी, और बहुत सी ऐसी कंपनीज होंगी जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे बेस कर रही होंगी, वो अपना ले ऑफ कर रही होंगी। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि इसी तरह स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है ना, ये इट्स नॉट अनहेल्दी थिंग, मतलब वो कोई ऐसी बात नहीं है लॉन्ग टर्म्स के लिए। और इसमें लोग अगर अपने स्किल्स अपडेट करें और बिजनेसेस बिजनेसेस जो है अगर बंद हो गए तो ऐसी जगह पे लगाएं बिजनेस जो सेल्फ प्रोड्यूसिंग हो, तो वो ज़्यादा मतलब वही थ्राइव करेंगे। सही है। चाहिए मूव करते हैं सर। या अभी फारूक का एरिया कंप्लीट हो गया है, अब जो है उसामा का शुरू करेंगे। चलें, कि क्या ख्याल है, आज हम यहीं का तक छोड़ें, उसामा से अपने नेक्स्ट क्लास से शुरू करें? जैसे आपकी मर्जी सर। अभी जो एरिया बाकी है उसामा का है, नुमान का, हमजला का और अब्दुल्वाब का, अभी 2 ओके, हुए हैं। चलें आज हम थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये कि शुरू में हम ज़रा हाँ, ज़रूरत वो भी होती है। जरूरी है, फाउंडेशन तो फाउंडेशन। हाँ चलें, हम विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ना। हम ये ठीक। कहेंगे कि हम चाहे तो कंटेंट हम कम कवर करें, लेकिन जो है हम उसकी डेप्थ में जो है पूरा जाएंगे, कोशिश करेंगे ना। तो